हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम अपनी स्टोरी को आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हेन द मून हैच्ड चैप्टर 5 स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तारिक का हाथ एक कम इस्तेमाल होने वाले पहले से तय किए गए कचरे के शूट में फेंक देती हूँ। अपना सर इस छेड़ में डाल के इंतजार करती हूँ जब तक मुझे अंडरसिटी के गहरे हिस्से फ्यूर्डो एट के एक और सदस्य की सीटी नहीं सुनाई देती। ये इशारा है कि पैकेज पकड़ लिया गया, कि बाकी लोग अब छोटे बैकन को आज़ाद करने के लिए काम करेंगे। एक एल्डिंग ब्लेड होने के नाते मैं मारती हूँ, बस इतना। हाय, मैं बचाव नहीं करती, ये काम उनके लिए छोड़ा गया जो खून से इतने आराम से नहीं जीते। लेकिन मेरा एक हिस्सा इस बार शायद ये चाहता है। ये मिशन मेरे लिए बहुत पर्सनल रहा है, एक बड़ा पैशन प्रोजेक्ट जिसके लिए मैंने बहुत लड़ाई की थी ताकि ये अप्रूव हो। एक ऐसा मिशन जिसने एथ के रिसोर्सेस को हमारे आम मिशन से हटा दिया, जो क्राउन को दोषी ठहराने पे ध्यान देते हैं। मैं मुड़ती हूँ, दीवार के सहारे लेती हूँ, आंखें बंद करती हूँ और मुस्कुराती हूँ। एक सुकून भरी गर्मी मेरे सीने में फैलती है जब मैं उन छोटे बच्चों की आंखों में चमक सोचती हूँ जब उन्हें पता चलेगा कि वो आज़ाद हैं। सच में आज़ाद, एक तरह से जो शायद मैं कभी पूरी तरह नहीं समझूंगी। अपने आप को ज़रूरी बना दूँ और लोग अपने नाखून गाड़ देते हैं, चाहे वो अच्छे हो, ब्यूआ हो या बीच में कहीं। अगर मैंने इस जिंदगी से कुछ सीखा है तो ये है। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उन छोटे बच्चों को द फ्लोरिश पसंद आएगा। मैं कभी इस अंडरग्राउंड सेफ हेवन में नहीं गई जो वेल्डिंग चालाते हैं, और हालांकि सुना है ये साउथ में कहीं है, मुझे नहीं लगता मैं कभी पक्का जान पाऊंगी। अपनी आंखों से देख पाऊंगी। वो तो रिटायरमेंट होगा, और मुझे शक है कि फ्यूर्डो एट का लीडर मेरी कामयाबी को छोड़ने में कोई दिलचस्पी रखता है। इसके बजाय वो मुझे ऐसे मिशंस देगा जो मुझे खुशी से कबूल होंगे, खासकर ऐसे जो ऐसे ख़त्म होते हैं, मुझे इस पाल के सुकून से भर देते हैं। जैसे मैंने इस बड़ी सुंदर दुनिया के कई दागों में से एक साफ कर दिया हो, जिसे मैं इतनी शिद्दत से प्यार करना चाहती हूँ। वे इससे भी मुझे नहीं लगता रिटायरमेंट मुझे सूट करेगा, खासकर वो जो शायद द फ्लोरिश के एक वन वे टिकट के साथ आए। मुझे लगता है मेरी अंगुलियां खुजलाने लगेंगी। बहुत सारा कचरा साफ करना बाकी है। मैं एक खतरनाक स्काईब्रिज पे कदम रखती हूँ जो दीवार के दोनों हिस्सों के बीच फैला है। शहर इतने नीचे की आवाज़ नहीं आती। 33 मंजिल ऊपर, ये सबसे ऊंचा है, कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, और बर्फ की परतों से ढाका है जो मेरे बूट्स के नीचे चर्चा करता है। बीच में पहुंच के मैं पीठ के बाल लेट जाती हूँ, बादलों के जितना करीब मैं जा सकती हूँ, ठंड को अपने गाउन के आर पार जाने देती हूँ। मेरी खाल और हड्डियों में और गहरे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। बर्फ के बड़े टुकड़े मेरे चेहरे और हाथों के ढीली हिस्सों पिघलते हैं, और मैं हर ठंडे स्पर्श पे ध्यान देती हूँ। नीचे के मसल्स को ढीला करती हूँ, थोड़ी सी वो तनाव छोड़ती हूँ जो मैंने नींद के दौरान जिम किया था। अपने आप को एक ड्रैगन सोचती हूँ, पंख फैलाए। मैं कैंडी के रंग वाले बादलों के बीच घूमती हूँ, दुनिया से इतनी ऊपर कि मुझे सिर्फ दिल की धड़कन और मेरे ख्याली पंखों की भारी थाप थाप सुनाई देती है। बस अपने जिस्म की ताकत महसूस करती हूँ। बेबंद, आज़ाद, एक बाफिली सुकून मेरे अंदर एक जानवर की तरह बैठ जाता है, और मैं अपनी अंगुलियाँ, अपने पैरों के अंगूठे हिलाती हूँ, धीरे से खुद को हकीकत में वापस लाती हूँ। आंखें खोल के मैं बादलों के बीच के एक छेड़ से शहर के ऊपर मोल्टनों के मारे हुए चांद को देखती हूँ। शायद सबसे बड़ा जो मैंने देखा, एक टाइट गेंद में बंधा सर अपने पंख के नीचे, उसके पैथराइल पंख पर्पल, पिंक और नीले रंगों से सजे। मैं उससे घूरती हूँ, याद करती हूँ जब रूस ने इस ड्रैगन के दुखी किसका जिक्र किया था, हालांकि मैंने टैफशील नहीं पूछी। सच कहूँ, शायद मैं सीधा उसकी दुकान से बिना पीछे देखे निकल गई थी। उदासी जैसे पत्थर हैं जो अंदर जमा होते हैं, चलना मुश्किल करते हैं। अनजान रहना मेरा खुद को बचाने का टॉनिक है, और मैं इस कसम खूंगी जब तक मर नहीं जाती। कभी कभी जब मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे दुनिया के सबसे ऊपर लेती हूँ, नीचे सोता हुआ शहर, मैं सोचती हूँ कि क्या वो चांद कभी गिरने का लालच महसूस करता है। गोरे को एक गज के वार से कुचल दा, इस चीज के खिलाफ जो उससे वहां उड़ने और द फेड के सजे हुए कैपिटल पे एक खतरनाक धमकी की तरह बैठने का सबब बना। शायद मैं गलत हूँ,
शायद ड्रैगन का हर एक सोच का टुकड़ा स्पेल खत्म हो जाता है जब वो पत्थर बन जाता है और वो गिरने का फैसला ही नहीं करता। शायद कुछ और उससे आसमान से खींच देता है। और शायद उस ड्रैगन ने वहां गेंद बांध के बैठने का ज्यादा सोचा नहीं। शायद वो बदले के ख्यालों से नहीं चला जैसे मैं मानना चाहती हूँ। शायद वो बस मरने की एक आसान जगह थी। नजर अभी भी चांद पे। मैं अपनी जेब में हाथ डालती हूँ, वो 5 मिनट लाख निकालती हूँ जो मुझे हंग्री हॉलो में मिली और उससे अपने चेहरे के ऊपर उठाती हूँ, उसके पंख, चोंच और जिस्म खोलती हूँ जब तक मेरे पास ऐसे की लिखावट में लिखा एक छोटा स्क्वायर नहीं बचता। मैं उम्मीद करती हूँ तुझे तेरा हाथ मिल गया, क्योंकि मुझे पता है तू ये ठाब थक नहीं पड़ेगी जब तक काम खत्म नहीं करती। जो कि दिल घबराने वाला है, बस इतना क्लियर है। क्या होगा अगर मुझे दुनिया को टूटने से बचाने के लिए पोथोनियम की एक स्टिक जरूरी हो और तू किसी के सीने पे शब्द काटने में इतनी बिजी हो कि मेरी लाख, जो अभी भी तेरी जेब में है, खोलने का वक्त ना हो। दुनिया के बारे में सोच रेव, और इस हाइपरफिक्सेशन के बारे में जो मैं अभी संभाल रही हूँ। खैर, ये एक बहुत ज़रूरी लिस्ट है जो मैं भेज रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुझे मेरा अकेला अंडरसिटी जाना पसंद नहीं। सब्र मेरा सबसे बड़ा और शानदार गन है। मैं हंस के फूंक निकालती हूँ। ऐसी का सब्र एक वेव जैसा है जो रूह में डांट गधनी को बकरार है और उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके लिए अच्छा है कि वो ऐसा सोचती है। जोश उस सूट करता है, एक हाथ जितना बड़ा आयन का टुकड़ा ताकि मैं तेरे बूट के लिए और पिन्स बना सकूं। 3 सबर साइते के डांट के टुकड़े बेहतर हो एक मच्छो जानवर के, जो अपना दूसरा शेड पार कर चका हो। एक 0.0112 एचिंग स्टिक जो इतनी मजबूत हो कि हीरा काट सके। बस ये लिस्ट रूस को दी देना क्योंकि ये शायद तुझे समझ नहीं आएगा। अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, मैं कहती हूँ। नजर उसकी लिस्ट के नीचे जाती है। एक चा फ्लफी सोमत पाउडर का। या अगर स्टोव में नहीं है तो क्या तू मेरे लिए एक पकड़ सकती है प्लीज? मैं खुद पाउडर जमा करूंगी, फिर उससे आज़ाद कर दूंगी। वादा। मैं सेहर उठती हूँ, याद करती हूँ पिछली बार जब मैं डिच में जा और छेड़ वाले ढक्कन के साथ कूद रही थी। एक पूरा जिस्म का झटका मुझे हिला देता है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि सोमत ने कैसे चिचियाया। मुझे पता भी नहीं था कि वो चिचिया सकते हैं। अपना डैम सोमत खुद पकड़। मैं बड़बड़ाती हूँ, ये जानती हुए कि अगर स्टोव में ब्लडी पाउडर के जा नहीं हुए तो मैं उसके लिए एक ब्लडी सोमत पकड़ लूंगी। मेरी आंखें इस आखिरी मान पे टिकती हैं जो तारिक रुलेकन के खून के धाब से आधी छुपी है। और आखिर में प्लीज अंडरसिटी जा और SPLAT। ये बहुत 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 जरूरी है। बिल्कुल है। मैं सांस छोड़ती हूँ, खून को खुरचन की कोशिश करती हूँ, हालांकि मुझे पता है ये काम नहीं करेगा। ऐसी के मुताबिक अंडरसिटी के गंदे सत्ते हुए हिस्से में बहुत जरूरी चीजें मिलती हैं, जो समझ आता है किसी ऐसे के लिए जिसकी दुनिया कभी दीवार के नीचे जमीन के गहरे छेद के इर्द गिर्द घूमती थी। मेरा दिमाग इस पाल में वापस जाता है जब मैंने उससे माइनस मखौल से छिना हुआ एक सूखा ब्रेड का टुकड़ा गंदे हाथों में लिए दौड़ते हुए देखा था। कमज़ा कपड़ों के चिद्दन में बाल काटे हुए, क्योंकि उसने सीखा था कि वहां नीचे मर्दों को औरतों से कम टांट किया जाता है। उसने मुझे बताया था कि वो एक छोड़ी हुई शाफ्ट में पैदा हुई थी और उसके माँ बाप माइंस में शिफ्ट के लिए गए और वापस नहीं आए बहुत पहले। कि उसने कभी आसमान नहीं देखा था, नहीं जानता था अरोरा क्या है, या हम उसके उठने और गिरने के साथ जागते और सोते हैं। मैं अभी भी एक सुपरवाइजर के खून से ढकी थी जिसे मैंने एक माइनर के साथ बुरा काम करते पकड़ा था। जब मैं ऐसी को आसमान दिखाने ली गई, फिर वादा किया कि उसकी हिफाजत करूंगी। ये सोचने से ज़्यादा मुश्किल है जब हर चीज़ जो यूज़ चाहिए वो अंडरसिटी से आती लगती है। उसके दावे के उलट वो शायद ही इतना सब्र रखती है कि मुझे सप्लाई लिस्ट भेजे। फ्लैटेंड लाख को घूर के मैं दोबारा खून खुरचने की कोशिश करती हूँ, नाकाम। फिर उससे जेब में डाल देती हूँ और नज़र चांद पे लगा देती हूँ, हाथ अपनी कमर पे बंधे। अगर मुझे पता भी होता कि खून के धब्बे के नीचे क्या लिखा है तो भी मुझे दूरी रखनी है जब तक मुझे खबर नहीं मिलती कि तारिक के सेल्स के छोटे बच्चे गोरे से बाहर हैं। मैं फिर भी ऐसी के लिए बाकी सब ली सकती हूँ अगर मैं उठने के बाद बाहर रहूँ। वाइसी भी सीधा घर जाना ठीक नहीं, ये सोच के कि मैंने इस अच्छी खुशबू वाले मिस्टीरियस आदमी को ख़त्म नहीं किया जो शायद ये मानता है कि मैंने तारिक रुलेकन को मारा। खुदा, मैंने ऐसा क्यों किया?
मैं आदत से पहले काटती हूँ, बाद में नहीं सोचती। मुझे ये वाली मैं ज़्यादा पसंद है। अब मुझे एक छोटी सी साड़ी तक अपने कंधे के पीछे देखना होगा, ये इंश्योर करते हुए कि ये फैसला वापस आके मुझे ना काटे। मम्मी और पापी कहते हैं मैं एक ड्रैगन के लिए बहुत छोटी हूँ और ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैलेस हच के मूनप्लूम्स मुझे उनके साथ सोने देते हैं। वो कहते हैं जंगल के मूनप्लूम्स मुझे असपाल आसमान से गिरा देंगे जब मैं उनके स्पॉनिंग ग्राउंड्स पे कदम रखूंगी, मुझे पकड़ लेंगे, खिलाएंगे जब तक मैं बेजान ना हो जाऊं, फिर मुझे अपने बच्चों को खिला देंगे। मुझे लगता है ये स्पैंगल पूप का एक ढेर है और मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल ठीक है कि मुझे 18 साल तक इंतजार करना पड़े ताकि खुद पता करूं कि ये पूप का ढेर कितना बड़ा है। पापी ने कहा कि मैं अपनी बात थाब रख सकती हूँ जब मैं एलिमेंटल गीत सुनूं और उन्हें ठीक से बोलना सीख लूं, लेकिन मुझे लगता है ये भी स्पैंगल पूप का ढेर है। हीडॉन ने बहुत इंतजार किया और उन्होंने कभी उसके लिए नहीं गया। और मैं हर साइकिल, बर्फ, हवा, जमीन और आग को गाँठ हुए सच में बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। कोई वापस नहीं गा रहा, सिवाय मैमी और पापी के नींद के वक्त। मुझे कोई आइट्राज नहीं, वैसे भी मैं वो बेवकूफ़ पत्थर नहीं पहनना चाहती। मैमी हमेशा इतनी थकी हुई लगती है, जैसे उसका सर भारी हो। पापी का मुकुट भी भारी लगता है, लेकिन अलग तरह से। उसके पत्थर इतने सुंदर और चमकीले हैं कि वो घमंड और अहमियत दिखाते हैं। मैमी के पत्थर इतना काला है कि लगता है कोई उसमें गिर सकता है। कभी कभी मैं मैमी को अपना डायडम उतारने की बहुत कोशिश करते देखती हूँ जब वो चीखती और रोती है और खुद को छोटा सा मोड़ लेती है। ये मेरे दिल को दर्द देता है। मुझे नहीं लगता वो पत्थर मैमी के लिए अच्छा है। पिछली नींद मैंने उससे बाहर देखा, अंधेरे में रोती हुई जब बर्फ उसके बालों पे चिपक रही थी। उसकी दुखी आवाज़ें मुझे भी रुला देती हैं। मैंने एक गाना गाया जो मैंने सोचा उससे बेहतर महसूस कराएगा, लेकिन वो और जोर से रोई। उसने मेरे गाल साफ किए और कहा कि वो ठीक हो जाएगी, कि उसने कुछ ज़रूरी चीज़ खो दी, लेकिन मेरी झप्पी ने उससे बहुत बेहतर महसूस कराया। पापी ने हमें टाप ढूंढा, उसने उससे उठाया और अंदर ले गया, फिर मुझे मेरे बिस्तर में सुलाया, मेरी नाक पे चुमा और कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये समझ आएगा। मुझे नहीं लगता मैं समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।